है एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसमें है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। और हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया है जिसमें टीपू सुल्तान शेर मशहूर और इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए थे चैप्टर 2 को। और देखे थे हम शेर मशहूर, सर्वोच्चता का दावा, विलय नीति, मराठों की लड़ाई, नए शासन की स्थापना, ये सब चीज़ों को हमने कंप्लीट किया है ये आपके पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर। ये आपके क्लास 8 का ही है 3rd चैप्टर, जो कि इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहले आपकी कंपनी दीवान बनगी सब स्टार्ट हुआ है ना। तो आपका पहला 3rd चैप्टर का नाम क्या है, आपका ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ओके, तो इसमें क्या है, कंपनी दीवान बन गई। कैसे देखते हैं। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे पहले तो यही है। ठीक है, क्या है, 12 अगस्त 1765 को 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित किया, है ना, तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। मतलब इस एक छोटे रूप में ही किया गया था, इसमें बताया जा रहा है, लेकिन इसको क्या किया गया है, पूरा चित्र में एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आइए आगे देखते हैं। जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल के दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। ठीक है, क्या बोल रहा है, बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाना अंग्रेज़ों के लिए एक निश्चय ही एक बहुत बड़ी घटना थी। ओके, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासन बन गई थी। ठीक है, मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढने था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। ओके, व्यापारी कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे खरीदती बेचती रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं, समय के साथ कंपनी यह भी समझ में आने लगी थी कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। ये उन लोगों की रणनीति थी। यह काम कैसे हो, इस अध्याय को हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। ठीक है, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। आगे देखते हैं। इसमें कंपनी की आमदनी देखेंगे। कंपनी की आमदनी तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसकी आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकियां रही थी, है ना। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदें। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में अपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों को कुल मूल्य दुगना हो चुका था। क्या हो गया था, मूल्य उसका रेट बढ़ गया था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी को आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी और बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया था कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि इन्हें बहुत कम ही कीमत पर अपनी चीज़ों को कंपनी को बेचना पड़ता था और किसान अपना लगान भी नहीं चुका पाते थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने लगी थी। ये क्या होता था कि कंपनी क्या करती थी, प्रेशराइज करती थी इन लोगों को। इन लोग अपनी चीज़ों को सस्ती दामों में बेचते थे कंपनी को,
उनको बेचना पड़ता था और कंपनी क्या करती थी, उससे डबल पैसे में उस सामान को बेचकर डबल मुनाफा कमाती थी। ठीक है, ये आप अच्छी से देख सकते हैं। ठीक है, उत्पादन गिरा था और खेती चौपट होने लगी थी, दिशा में बढ़ रही थी। ठीक है, 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल को 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। कब? 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। कितनी आबादी समाप्त हुई थी? तो 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। खेती में सुधार की ज़रूरत, इसको देखते हैं। खेती में सुधार की ज़रूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों का यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। आपका इसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, तो या फिर आपको कैप्शन दे देगा ऐसे, या फिर आपको डायरेक्ट पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है 1793 में 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ठीक है, किसने लागू किया है? तो कंपनी ने। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कोई भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अगर अंग्रेज को लगता था कि इससे इन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। समस्या क्या थी देखते हैं इसमें। समस्या क्या था आपका? स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी थी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी और जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था। उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार तो आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए एक राजस्व तय कर चुकी थी। वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब वह भी उन्हें बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं होती थी। दूसरी तरफ गाँव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी थी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित भी नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाते तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। ये किसानों का हाल था उस समय। क्या करते थे? वो महाजन से कर्जा लेते थे और कर्जा लेने के बाद वह खेती करते थे, लेकिन वह कर्जा अगर चुका नहीं पाते थे तो क्या होता था, उसे अपनी पुश्तैनी ज़मीन जो होती थी उससे बेदखल कर दिया जाता था। यहाँ क्या है, महाल का मीनिंग क्या देखते हैं। महाल क्या है? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। ठीक है, एक नई व्यवस्था देखते हैं इसमें क्या आई थी और कब आई थी। एक नई व्यवस्था है, ये कब आई थी? 19वीं सदी की शुरुआत में यह कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है ना। क्या इसमें लाना था? बदलाव लाना ज़रूरी है, क्योंकि कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था। तो जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो
वह स्थायी रूप से राजस्व तय करने का काम चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इसके इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार किया जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज के गांव में महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसको बचाए रखने चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाज को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। महाल क्या है, हम इसके पहले भी समझे। यहाँ पे क्या है महाल? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव का एक समूह हुआ करती थी। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है इसमें। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को माहवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। ठीक है, किसको बोला गया तो ये आपका राजस्व इकट्ठा, ये देखिए राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय किसको दिया गया है तो जमींदार के बजाय इसको मुखिया को सौंप दिया गया है। तो इसे क्या कहा जाता है तो माहवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है इसमें आपको। मुंडो व्यवस्था क्या है? देखिए, मुंडो व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों को भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयत या रैयतवारी का नाम दिया गया। रैयतवारी व्यवस्था पूछा जाता है। रैयतवारी व्यवस्था क्या है? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे क्या बोला जाता था? रैयतवारी का नाम दिया गया। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुंडो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था को क्या किया? लागू कर दिया गया। रीड और मुंडो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार होते थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। किसानों का मतलब क्या है? ये रैयतों है, जो भी नाम के दिया गया है। रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। ठीक है, तो जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुंडो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। क्या किसके भांति करनी चाहिए तो पिता की भांति रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये उनका मानना था। यहाँ से इसको नहीं देखेंगे, इसको मैं पहले से कट यहाँ पे दे चुकी हूँ, है ना। इसको आपको सिर्फ देखना है, ऐसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। यूरोप के लिए फसलें, जो उस टाइम की फसलें हुआ करती थी, देखते हैं इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके, डायरेक्ट पूछे जाते हैं इसमें। आप ये चित्र में देख सकते हैं, इसमें क्या आपका कलमकारी छापा है, 20वीं सदी में भारत में हुआ था। ये मॉरिन्स कांस्टेंट छापा 19वीं सदी में हुआ था, है ना। ये आपका ब्लू कलमकारी, ये सब मतलब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकती हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी में आखिरकार तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया। किस खेती पर? अफीम और नील की खेती पर क्या किया? पूरा जोर दिया था। इसके लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, पूछा जाता है कहाँ पे क्या है। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में, और अभी क्या है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश है। ठीक है, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, और महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में क्या है आपका चावल। यहाँ
कैसे किया गया? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या इसमें, क्या क्या रंग इसमें आपका रंग जो काफ़ी फेमस है ब्लू है ना, इसमें देखते हैं। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों में 2 तस्वीरें दी गई हैं। ये आपका क्या है, ये सूती कपड़े में है। चित्र 5 और 6 में क्या बोला गया, सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ के तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। कलमकारी आपका ये छापा दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। ये रहे फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इस आमतौर पर नील कहा जाता था, जो कि उस टाइम काफ़ी महंगा था और बहुत ज़्यादा फेमस था। ये ब्लू कलर, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ब्लू कलर है ना, ये क्या है, काफ़ी फेमस था उस टाइम पे। आपका क्वेश्चन आता है डायरेक्ट में, कलमकारी छापा और आपका क्या है, ये मॉरिस कॉटन छापा। ठीक है, ध्यान देना ये इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया था। उस टाइम नीला रंग कहीं और से नहीं, कहाँ आता था, जो भारत में तैयार किया जाता था नील की खेती जो होती थी उस टाइम पे, वहीं से क्या होता था, नील जो कलर है नीला तैयार किया जाता था। उसमें भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। आपका नील का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से था, तो भारत था, जो जहाँ पर नील की खेती की जाती थी। भारत में नील की मांग क्यों थी, इसको भी देखते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। कहाँ पे उगता है तो पूछ लेगा आपका, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा इतना इजी, लेकिन फिर भी कैप्शन में दे सकता है आपका, या 2-3 लाइन में दे देगा आपको इसमें बनाने के लिए। नील का पौधा मुख्य रूप से कटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक कहाँ पे, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उसमें भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। क्या नामक पौधा है आपका, तो वोड नामक पौधों पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय है ना, उष्ण कटिबंधीय पौधे, जहाँ मतलब जो एरिया होते हैं वहाँ पे किस टाइप के पौधे उगते हैं। तो ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, थोड़ा सा आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा शीतोष्ण कहाँ है और आपका उष्ण कटिबंधीय कहाँ है। ठीक है, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोट उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, क्योंकि उसका कलर क्या होता था, बहुत ज़्यादा डार्क होता था और चमक होता था। ठीक है, जबकि आपका ये चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था, है ना। क्या होता था, ये वोड मतलब वही उसी का कॉपी किए थे, मगर क्या होता था, वो फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग में, फ्रांसीसी, ब्राज़ील में, पुर्तगाली, जमैका में, ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे थे। उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई थी। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ और कपड़ों की रंगाई मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई।
ठीक है। तो 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश करने लग गए थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? तो भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी कहाँ पे थी? तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती बढ़ाने का रास्ता ढूंढने लग गई, है ना। किसने? तो इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। और नील की खेती इतना इजी नहीं होता था उस टाइम पे, ठीक है। तो नील की खेती क्या हुई? तेजी से फैलने लग गई। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया का बाजारों पर छा गया था, दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। कितना? 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। सबसे समय बिताने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील को अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। भारी मुनाफे में उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील की बागान लगाए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे, ठीक है। तो नील की खेती कैसे होती थी देखते हैं इसमें। नील की खेती को दो मुख्य तरीके होते थे। क्या होते थे? दो मुख्य तरीके होते थे उस समय, निज और रैती। निज और रैती यानी निज, है ना, क्या बोला? निज, सॉरी, निज और रैती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपने ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, ठीक है। बागान मालिक क्या करते थे? खुद अपने ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और जमींदारों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे उस समय। निज खेती की समस्याएं, उस समय की समस्याएं क्या होती थी निज खेती की? बागान मालिकों को निज खेती के क्षेत्रफल में फैलने से मुश्किल आ रही थी, क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसे ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि बड़े बड़े जगहों की क्या होती थी? ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि छोटे जगह पे नहीं होती थी, उनको बहुत बड़े पैदान पर फैलाया जा रहा था। तो इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री की इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का भी प्रयास किया। इस हद तक उसकी मतलब मांग बढ़ गई थी। क्या क्या करते थे? पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं होता था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे, क्योंकि उसी समय क्या होता था कि नील की खेती होती थी। जिस समय किसान क्या होते थे? धान की खेती में व्यस्त होते थे उस समय। तो बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसमें हम देखेंगे बीघा क्या होता है। बीघा क्या है? ज़मीन का एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ कर दिया था। आपका सिर्फ इतना इसमें पूछेगा बीघा क्या है, तो बीघा क्या है? ज़मीन का एक माप है, ठीक है। तो देखते हैं आगे इसमें। तो हलों को खरीदना और उनको रख रखाव एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, ठीक है। क्या होता था? हल को खरीदना और उसका रख रखाव देखभाल करना क्या होता था? बहुत बड़ी समस्या होती थी। किसानों से पहले हल नहीं मिल सकते थे। क्यों? क्योंकि उस समय उनका क्या धान की खेती चलती थी, तो उसी समय क्या होता था? नील की खेती होती थी। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। क्यों? क्योंकि वो धान की खेती करते थे। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी।
बाकी ज़मीन क्या होती थी, रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है, रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को कंपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। ये उनका शर्त था। क्या होता था, कर्जा लेने वाले पर रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। बगान मालिक क्या करते थे, बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर होता था। ठीक है, जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। मतलब एक बार जब कर्जा मिल जाता था फिर से वही चक्र क्या करते थे, दोबारा स्टार्ट करते थे। 19वीं सदी में, आप इसमें चित्र में देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए हैं। भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांश पुरुष ही करते थे। वहाँ पे क्या होता था, महिलाएं नहीं होती थी मतलब कटाई के लिए। और इसमें क्या है, ये आपका क्या है, खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं नील के पौधे, जो खेत से कटिंग करके क्या किए जा रहे हैं, फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं। ये क्या आपके नील के पौधे हैं सभी, इसको बांध करके लेके जाया जा रहा है। इसमें सभी पुरुषें ही हैं। ठीक है, नील का उत्पादन कैसे होता था देखिए इसमें देखते हैं, ये चित्र है, इसमें समझ सकते हैं किस टाइप से होता था। यहाँ पे ये हौद है, इसमें डाला जाता था कलर, है ना। आइए पढ़ते हैं पहले, तब समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इसमें नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। नील गांव आमतौर पर बगान फैक्ट्रियों के आसपास होते थे। आसपास होने का रीज़न ये होता था क्योंकि जो ये नील पेड़ होता था बहुत बड़ा होता था, तो इसीलिए क्या करते थे, जहाँ फैक्ट्री होती थी वहीं पे बगान में, ताकि कट करके उसको डायरेक्ट वहाँ पे ले जाया जा सके। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैट्स यानी हौद, वैट्स मतलब हौद पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। 3 या 4 कुंडों की, ये रहा कुंड आपका हौद है, ये 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किड़वन या स्टीपर कुंड भी कहा जाता था। इस हौद को क्या कहा जाता था, किड़वन या स्टीपर कुंड भी कहा जाता था। जब पौधे किड़वित हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक बार हौद में छान दिया जाता था। दूसरे हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। यहाँ पे देखिए इनका किस टाइप से ये बनाया गया है। ये रहा, ये आपका हौद है, ये रहा, उसके नीचे भी एक है, क्या होता था, वीटर वॉट है ना। ये इनका तरीका है बनाने का। छाने तो दूसरे हौद पहले हौद के क्या होता था, ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद वीटर वॉट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तब हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और उस ऊपर साफ द्रव्य निकाल लिया जाता था। मतलब ये बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाई का काम था ये। ठीक है, उसके बाद नीला हो जाता था और हौद में चूने का पानी डालकर क्या किया जाता था, धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ जब जमने लग जाती थी तो उस पर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छान कर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी और दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था उस समय। ये नील की जो खेती थी, है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा ये महंगी भी थी। ठीक है, तो यहाँ आप उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं कि दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे थे। पीछे वाले हिस्सों में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए
ले जा रहे हैं। ठीक है, जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया था कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम होती थी और कर्जों का सिलसिला भी कभी खत्म हुआ नहीं। समस्याओं और भी थी। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह भी थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान खेती नहीं किया जा सकता था, मतलब जो मिट्टी उपजाऊ होती थी वहाँ पे नील की खेती करने के बाद उपजाऊ शक्ति मिट्टी की क्या होती थी, खत्म हो जाती थी। तो वहाँ पे खेती तो कर नहीं सकते डबल, और धान की स्पेशली नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या हुआ, नील का विद्रोह स्टार्ट हुआ। तो नील का विद्रोह कैसे हुआ देखते हैं। मार्च 1859 में 1859 में बंगाल के हजारों रैतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरत अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वाले का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए अपने गुमशुदा एजेंटों की पिटाई की गई थी। रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बगान मालिकों से क्या करेंगे, लठियालों यानी लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली ये भी देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनदायक है ना, दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। तो क्या किए थे उसमें, बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ क्या किया, आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों के बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन क्या करते थे, ज़मीन ले लेते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। अंग्रेजी सरकार भी क्या करेगी, उनके संघर्ष में साथ देगी। 1857 की बगावत की ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 के सर्दियों में इलाकों का दौरा किया और रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस को आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया था, है ना। इसमें क्या मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें नील का विद्रोह बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे क्या हुआ, नील का विद्रोह फैला। कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए क्या किए, उसमें एक नील आयोग भी बनाया गया, है ना। एक नील क्या किया, आयोग भी बना दिया। इस आयोग ने बगान के मालिकों को दोषी पाया गया और जो जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि ये मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वह चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। ठीक है, उनको एक सुकून मिला इस समय। इस बगावत के बाद बगानों में क्या हुआ, नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी में आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था।
इससे उनका व्यवसाय भी क्या हुआ, बुरी तरह से प्रभावित हुआ। फिर भी उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, है ना, महात्मा गांधी क्या हुआ, जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील की नील का जो किसान जो उगाते थे, आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने को न्योता दिया। तो वो 1917 में महात्मा गांधी क्या किए, यहाँ नील का दौरा, नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन पूछता है आपको कि इसमें चंपारण आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी और कब हुई थी। ठीक है, आज चैप्टर में बस इतना ही है और इसके आगे आपका ये क्वेश्चन है। अभी जो हम पढ़े ये आपका रैयत, आपको इसमें जोड़े बनाने हैं। रैयत किसको कहा जाता है, महाल क्या है, निज क्या है, रैती क्या है, अरिक्त स्थान क्या है। यूरोप के बोर्ड उत्पादकों डैश से अपनी आमदनी गिरावट का खतरा दिखाई देता था। 18वीं सदी के आखिरकार ब्रिटेन में नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी। डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग का बुरा असर पड़ा। चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था, है ना। ये आपका फिल द ब्लैंक्स है, ये आपका जोड़े हैं, जोड़ी बनाई गई इसमें। आप इसको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलो हम अगले चैप्टर देखेंगे। चौथा चैप्टर का थर्ड चैप्टर थोड़ा छोटा था तो एक ही पार्ट में हो गया ये।